बेटा अब हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 की ओर। और बेटा इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मान लो आपको पता अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करके जाए तो आपको पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, एंगल ऑन सेम साइड हो गया, बहुत सारी चीज़ें। और सेम ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो तीन लाइन पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी है। अगर मैं लिखूं ए बी के पैरेलल है और मैं लिखूं बी वाली सी के पैरेलल है, तो मैंने ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ए और सी का रिश्ता ये क्या कहलाता है। तो ए और सी भी पैरेलल होंगी अगर ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बात ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन हमारा को ये समस्या को दूर करेगा। अब आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहता है कि ए बी एक लाइन है जो पैरेलल है सी डी के, फिर सी डी एक लाइन है जो पैरेलल है ई एफ के। देखो जो मैंने आपको बात करी वही लाइन है। और कहता है वाई और जेड ना रेशो में है। बेटा मैंने आपको रेशो वाला क्वेश्चन 6.1 में कराया था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी रेशो हो तो उसको 3x और 7x मान लेना। वाई और जेड का रेशो 3x और 7x। फिलहाल हम बनाते हैं ए बी फिगर हमारी ऐसे है, ठीक है ना। ये हमारी सी डी है, ए बी सी डी, और ये हमारी ई एफ है। ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी डी है, ये हमारा ई एफ है। और लाइन हमारी इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रही है। और यहाँ हमारा x है, यहाँ हमारा y है, और z बेटा तीसरी लाइन में घसीट रखा है इधर। आपको कहता है कि x की वैल्यू बताइए। अच्छा रेशो y और z की दे रखी है, इस y की और इस z की। सबसे पहले तो आप ये कहना इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, सो ए बी सी डी ई एफ तीनों ही पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? इसका मतलब यहां वाली जो एंगल है ना वो ऐसा यहां भी नजर आएगा और ऐसा यहां भी नजर आएगा। समझ रहे हो? हमें पता है ये इसके जैसा दिखाई देगा कोरस्पॉन्डिंग, और ये वाला इसके जैसा दिखाई देगा कोरस्पॉन्डिंग। यानी कि यहां भी आप एक्स लिख सकते हो, यहां भी आप एक्स लिख सकते हो, और एक्स और जेड दोनों क्या हो गए? बराबर, वर्टिकल अपोजिट। ठीक। अच्छा अगर ये y ऐसा है तो y यहाँ भी ऐसा नजर आ सकता है और y यहाँ भी ऐसा नजर आ सकता है ना। तो अब अभी फिलहाल इसको हम वापस हटाते हैं, यहाँ पे था ना, हाँ। अभी फिलहाल हम इसको हटाते हैं और हम ये कहते हैं कि y यहाँ है तो y यहाँ भी माना जा सकता है। तो बोलना कि हमें पता है सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, सो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, क्योंकि y ये माना जाएगा कोरस्पॉन्डिंग की वजह से, और y और z दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 180। तो मैं इसके लिए लिख दूंगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एंड लीनियर पेयर, कोरस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर। y और z को दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? 180। अब देखो यहाँ देखो, इधर देखो, y अपॉन में z, रेशो को लिखो y अपॉन z बराबर 3/7, और इधर 3x और इधर x मत लिखना बेटा, क्योंकि ऑलरेडी x y z ये बने हुए, तो क्या लिख लो? a, 3a और 7, यानी कि a से कट के आए होंगे। तो y की जगह क्या लिखो? 3a, z की जगह क्या लिखो? 7a बराबर 180, 7a और 3a 10a बराबर 180, a इज इक्वल टू 180 डिवाइड में 10, आंसर इज 18 डिग्री। ए की वैल्यू 18 आ गई, इसमें डाल दो बेटा। 3 इंटू 18, 7 इंटू 18, 54, और 150 में 54 के 126। अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए भाई x चाहिए, x यहाँ है, और हमें पता है y और x दोनों एंगल ऑन सेम साइड है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? है ना, सप्लीमेंट्री बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू z, बस खत्म। क्यों? ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और x और z बराबर होंगे, तो यहाँ लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट क्यों है? क्योंकि पहले कोरस्पॉन्डिंग लिखना, बाय यूजिंग कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल x के z के बराबर है, z कितना आया है? 126, तो x भी कितना होगा? बेटा अब हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 की ओर।
और बेटा इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मान लो आपको पता अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करके जाए तो आपको पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, एंगल ऑन सेम साइड हो गया, बहुत सारी चीज़ें। और सेम ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो तीन लाइन पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी है, अगर मैं लिखूं ए बी के पैरेलल है और मैं लिखूं बी वाली सी के पैरेलल है, तो मैंने ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ए और सी का रिश्ता ये क्या कहलाता है। तो ए और सी भी पैरेलल होंगी अगर ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बात ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन हमारा को ये समस्या को दूर करेगा। अब आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहता है कि ए बी एक लाइन है जो पैरेलल है सी डी के, फिर सी डी एक लाइन है जो पैरेलल है ई एफ के। देखो जो मैंने आपको बात करी वही लाइन है, और कहता है वाई और जेड ना रेशो में है। बेटा मैंने आपको रेशो वाला क्वेश्चन 6.1 में कराया था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी रेशो हो तो उसको 3x और 7x मान लेना। वाई और जेड का रेशो 3x और 7x। फिलहाल हम बनाते हैं ए बी फिगर हमारी ऐसे है, ठीक है ना। ये हमारी सी डी है, ए बी सी डी, और ये हमारी ई एफ है। ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी डी है, ये हमारा ई एफ है, और लाइन हमारी इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रही है। और यहाँ हमारा x है, यहाँ हमारा y है, और z बेटा तीसरी लाइन में घसीट रखा है इधर। आपको कहता है कि x की वैल्यू बताइए। अच्छा रेशो y और z की दे रखी है, इस y की और इस z की। सबसे पहले तो आप ये कहना इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, सो ए बी सी डी ई एफ तीनों ही पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? तीनों ही पैरेलल होंगे, तीनों ही पैरेलल है, ए बी सी डी ई एफ तीनों ही पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ वाली जो एंगल है ना वो ऐसा यहाँ भी नजर आएगा और ऐसा यहाँ भी नजर आएगा। समझ रहे हो? हमें पता है ये इसके जैसा दिखाई देगा कोरस्पॉन्डिंग, और ये वाला इसके जैसा दिखाई देगा कोरस्पॉन्डिंग। यानी कि यहाँ भी आप एक्स लिख सकते हो, यहाँ भी आप एक्स लिख सकते हो, और एक्स और जेड दोनों क्या हो गए? बराबर, वर्टिकल अपोजिट। ठीक। अच्छा अगर ये y ऐसा है तो y यहाँ भी ऐसा नजर आ सकता है और y यहाँ भी ऐसा नजर आ सकता है ना। तो अब अभी फिलहाल इसको हम वापस हटाते हैं, अभी फिलहाल हम इसको हटाते हैं और हम ये कहते हैं कि y यहाँ है तो y यहाँ भी माना जा सकता है। तो बोलना कि हमें पता है सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, सो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, क्योंकि y ये माना जाएगा कोरस्पॉन्डिंग की वजह से, और y और z दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 180। तो मैं इसके लिए लिख दूंगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एंड लीनियर पेयर, कोरस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर। y और z को दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? 180। अब देखो यहाँ देखो, इधर देखो, y अपॉन में z, रेशो को लिखो y अपॉन z बराबर 3/7, और इधर 3x और इधर x मत लिखना बेटा, क्योंकि ऑलरेडी x y z ये बने हुए, तो क्या लिख लो? a, 3a और 7, यानी कि a से कट के आए होंगे। तो y की जगह क्या लिखो? 3a, z की जगह क्या लिखो? 7a बराबर 180, 7a और 3a 10a बराबर 180, a इज इक्वल टू 180 डिवाइड में 10, आंसर इज 18 डिग्री। ए की वैल्यू 18 आ गई, इसमें डाल दो बेटा। 3 इंटू 18, 7 इंटू 18, 54, और 150 में 54 के 126। अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए भाई x चाहिए, x यहाँ है, और हमें पता है y और x दोनों एंगल ऑन सेम साइड है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? है ना, सप्लीमेंट्री बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू z, बस खत्म। क्यों? ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और x और z बराबर होंगे, तो यहाँ लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट क्यों है? क्योंकि पहले कोरस्पॉन्डिंग लिखना, बाय यूजिंग कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल x के z के बराबर है, z कितना आया है? 126, तो x भी कितना होगा? हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 में अभी तक, एक्सरसाइज 6.2 में अभी तक अपन लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, अब सेकंड पे चलेंगे।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर आपको ऑलरेडी दे रखी है तो पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और आपसे कहता है, आपसे सबसे पहले कहता है कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है। दूसरा कहता है ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। तीसरा कहता है एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। और फिर आपको कहता है फाइंड एंगल ए जी ई, और उसके बाद फाइंड एंगल जी ई एफ, और फिर कहता है फाइंड एंगल एफ जी ई। ये 3 एंगल हमें निकालने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। हम पहले जो गिवन डिटेल्स है उससे कंक्लूजन निकालते हैं। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये हमारी ए बी लाइन है और ये हमारी सी डी है। ये पैरेलल है तो फिर ध्यान समझना, अगर ये पैरेलल है तो इसे मान लो ये इस तरीके से तो एक तो ये लाइन इस पर जो लाइन है जी, और एक लाइन को ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रही है। अच्छा, अगर कोई ऐसे जाए तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट है, इक्वल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर। ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है। और अगर स्ट्रेट ये 90 है तो ये होंगे। इसको मैं अलग अलग इसलिए बनाया रिलेट अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चलो, और ई एफ सी के परपेंडिकुलर, ये बात तो हम लिख ही चुके हैं, सी टी के परपेंडिकुलर सही है। यहां पर हम ये दोनों बात समझ चुके हैं। कहता है एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। जी ई डी यानी कि अगर हम यहां छब्बीस होगा, क्योंकि इसने बोला है जी ई डी 126 है ये, तो ये भी 126 होगा। अच्छा बेटा, अगर ये 126 है और ये इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे अज्यूम में, ये जायज बात है, स्ट्रेट लाइन है तभी तो पैरेलल है। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 होता होगा। तो इतना ऐसा भी आप निकाल सकते हो, मैंने जस्ट आपको भी बताया है। मुझे निकालना क्या है लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। क्या ये बात समझ रहे हो ना, कैसे निकाल सकते हो। ए जी तो हो गया, अभी अभी करा मैंने आपको ना, ये 126 है, ये 126 और यही है। तो आप पहले तो साफ लिख देना कि एंगल ए जी ई इज बराबर टू एंगल जी ई डी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा है। कोई दिक्कत? ये पार्ट तो खत्म। अब चाहिए जीईएफ। जीईएफ यानी कि ये इतू सा पार्ट। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पहले आप मुझे बताओ, आपको ये पूरा पता है कितना है? 126। मेरे भाई सुनील तुम बताना कि आपको ये पता है ये कितना है? हाँ 90, क्योंकि इतना भी 90 था, उसने बोला ना ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। समझ रहे हो ना मेरी ये बात कि ये 90 है। अभी फिलहाल हमें ये पता है कि ये 126 है। अच्छा अगर ये 126 है तो ये तो आपको कभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 180 लीनियर पेयर। तो पहले लिख, है ना, या फिर डायरेक्ट लिख दूंगा। ये एंगल का नाम क्या है? CEA या AEC। मुझे पता है AEC जोड़ूं ये वाला एंगल, ये और ये दोनों, ये पूरा, है ना, लीनियर पेयर। अब ये वाला जो है ये पूरा कितना है? 126। और ये कितना है? अगर मैं इस पूरे में से ये वाला हिस्सा हटा दूं तो कितना हिस्सा बचेगा? और यही तो मुझे चाहिए। तो ये तो मैंने जो आपको करा अभी, ये हो सकता है आगे काम आ जाए। अभी इसको भी छोड़ देता हूं, अभी तो मैं फिलहाल इससे कर लेता हूं। क्या? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या नाम है इसका? जीईडी। जीईडी इसमें मैं माइनस कर दूं कितना? ये वाला एंगल, ये जो 90 है, क्या नाम है? FED। तो ये कितना है? 126। और FED कितना है बेटा? ये
90, तो मेरा बचेगा आंसर 36 डिग्री, ये हिस्सा। और ये हिस्सा क्या है? GEF, यहां लिख देना एंगल GEF, एंगल GEF। कोई दिक्कत? दूसरा भी आ गया। अब तीसरा कहता है FGE निकालो, FGE, ये है ना बेटा, ध्यान से सुनो। दो तरीके हैं, मैंने आपको अभी भी ये निकलवाया, ये यानी कि ये जो है वही ये होगा, एक ये तरीका। नहीं तो आपके पास ये आ चुका है, इसी में क्या लगा लो, लीनियर पेयर, तो ऐसे आ जाएगा। इस पार्ट की तो अभी इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं। दूसरा अपन ने ये यहां से निकाल लिया 36, इसको ना काट देंगे, इसको रैम को। अब आते हैं अपन बेटा तीसरा पार्ट FGE निकालना है, जिसमें FGE यानी कि ध्यान से देखना, ये भी अपना 126 है, यहां लीनियर पेयर लगा देंगे यहाँ, है ना। इसमें एक ये एंगल और एक ये जो हमें चाहिए, ये एंगल का नाम क्या था? AGE, है ना। तो लिखेंगे AGE और जमा उसमें क्या जोड़ेंगे, ये वाला जो चाहिए FGE। ये दोनों 180 है, क्यों? लीनियर पेयर, है ना। और AGE अपना कितना है? 126 चाहिए क्या? FGE बराबर में 180, 126 को उधर भेजूंगा तो FGE क्या हो जाएगा? 180 माइनस 126, दैट विल बी 54 डिग्री। तो FGE आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो ये तीन पार्ट निकालने थे, तीन हो गए। क्लियर है? सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का ये रहा, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये रहा, और थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का ये रहा। क्लियर है बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं, बड़े ध्यान समझना। ये अपना P है, ये अपना Q पॉइंट है, और ये अपना R पॉइंट है, ठीक है। ये अपना S पॉइंट है और ये अपना T पॉइंट है, और यहाँ S पे 130 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ Q पे 110 डिग्री लिखा हुआ है। और आपको कहता है कि PQ ना पैरेलल है ST के, ठीक है। और आपको कहता है एंगल PQR 110 डिग्री है, जो हमने लिख ही लिया, और एंगल RST जो है ना वो 130 डिग्री है, जो हमने लिख लिया। कहता है एंगल QRS निकाल के दिखाओ। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान समझना। पहले आप देख लो आपको चाहिए कौन सा एंगल, अपने को चाहिए QRS। मैं आपको पहले एक चीज समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान सुनना। मान लो मैंने एक फिगर बनाई इस तरीके से, रेक्टेंगल, और अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। और बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज समझना। अगर मान लो कोई दो लाइन पैरेलल है और वो लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इतनी ही जगह पर पैरेलल है। अगर मान लो कोई एक लाइन ऐसे आगे जाके चली जा रही है, और यहाँ मान लो कोई एक लाइन ऐसे आ रही है, तो मैं इस लाइन को और आगे कंटिन्यू ले जा सकता हूँ ऐसे रफ अज्यूम करके, और आगे कंटिन्यू ले जा सकता हूँ पैरेलल इसी के। मतलब जब भी कोई पैरेलल लाइन हो मैं उसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसने बोला PQ ST के पैरेलल है, ये PQ एक लाइन है ये, और ये वाली ST इसके पैरेलल है, यानी कि यार रफ पता क्या करो, ऐसे पैरेलल आगे ले जाओ, समझ रहे हो, ऐसे इसको आगे ले जाओ, ले गए। और एक काम आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन बेटा अभी तो खैर देखो चांसेस मैं कुछ कह नहीं सकता, 30-20% चांस है एग्जाम में आए, क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। पर ये बहुत बार आया हुआ है ये PYQ में, आज से 2-3 साल पहले बहुत बार आया हुआ है। लेकिन अब क्या है ना, बहुत बार रिपीटेशन हो गई है, तो अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, अब आपका ना एग्जाम थोड़ा अच्छा लेवल का हो जाता है। तो आपको यहाँ जब भी आपके पास ऐसी क्वेश्चन आए, आपको एक तो इसको आगे कंटिन्यू करा देना है रफ अपने आप को समझाने के लिए, और दूसरा काम इसके जो नीचे R पॉइंट है ना, इसको भी ऐसे आगे कंटिन्यू करा देना अपने आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको इसकी तो जानकारी दे रखी है कि आगे जाके ऐसे पैरेलल है। अच्छा, इसको यहां से आगे बढ़ा सकते हो, इसको कहां से आगे बढ़ाओगे? इसको इस तरफ आगे बढ़ा दो, इस तरफ, है ना। चीजें आसान है, पैरेलल समझ में आ रहा है कि हाँ जी दो लाइनें पैरेलल है। और तीसरी R पॉइंट से आपको अज्यूम करना है, यहाँ पे अज्यूम करना है या फिर रफ फिगर में ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो आप इसे, कि हम इस क्वेश्चन में करते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना, अज्यूम कर रहे हैं क्या, एक लाइन फ्रॉम R से ना ड्रॉन
पैरेलल टू एस टी, एस टी के पैरेलल आर पॉइंट से, ठीक है ना, फ्रॉम आर पॉइंट है ना, आर पॉइंट लिख देना, आर पॉइंट से ड्रॉ करी गई है पैरेलल एस टी पे, यानी कि आर पॉइंट से एक लाइन एस टी के पैरेलल है, तो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी पैरेलल। ये मैंने ड्रॉ करी है, ध्यान रखना, ये इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी, इसको नाम दे देते हैं यू। तो यहां से ये बन जाएगा कि आर यू पैरेलल बनी है किसके, एस टी के। ये मैंने अज्यूम करा है, ये मैंने अज्यूम करा है। अगर मैंने अज्यूम करा है या मैंने बनाई है, अज्यूम भी नहीं, बनाई है मैंने, कि ये लाइन मैं बना रहा हूं इसके पैरेलल। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा भी ऐसे कैसे पैरेलल बना सकते हो? देखो यहां से तो मैं ऐसे भी लाइन बना सकता हूं, ऐसे भी लाइन बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे, लेकिन कोई एक लाइन तो होगी ना जो उसके पैरेलल होगी, तो मैंने वही लाइन बनाई है। अब आपके मन में एक सवाल जो आ रहा होगा ना कि ऐसे क्यों बना दी, तो इसलिए बनाई है, कोई तो निकल रही होगी ना पैरेलल स्ट्रेट, तो बना दी, वही जो स्ट्रेट है वही बनाई है। तो मैं एक लाइन अज्यूम बना रहा हूँ या फिर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन करिए, अज्यूम भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो, ठीक है ना। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये मैंने आर यू जो लाइन है ना, ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल बनाई है, और ये वाली तो ऑलरेडी इसके पैरेलल थी। इसका मतलब ये तीन लाइन है, 1 2 और 3, ये वाली इसके पैरेलल दे रखी थी, इसलिए बना दी, आगे आके दे रखी थी क्वेश्चन में, और ये मैंने अभी बनाई, ये वाली इसके भी है और ये वाली इसके भी है, इसका मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के। तो यहां से हम ये कह देंगे, सो पी क्यू, पहली लाइन कौन सी थी अपनी, ये पी क्यू ये वाली, और आर यू और एस टी तीनों ही एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यानी कि ये जो है, ध्यान सुनना, ये वाला एंगल, ये, अब इस लाइन पर फोकस करो, इस लाइन, इसको मैं अलग से बनाता हूं, देखो यहां ये लाइन और यहां ये लाइन, और इनके बीच में कौन सी लाइन है, एस आर दिख रही है, एस आर, ये वाला पार्ट मैंने अलग से ड्रॉ करा है, कोई दिक्कत? वर्निका ये कितना डिग्री दे रखा है, 130। दृष्टि क्या ये एंगल निकल सकता है? देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों किस साइड पे है, सेम साइड पे है। तो हमें पता था कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और एंगल सेम साइड पे होते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगलों को जोड़ेंगे 180 बनेगा। तो मैं लिखूंगा एंगल ऑन सेम साइड ना, एंगल ऑन सेम साइड, है ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, एस टी आर यू के। तो मैं लिखूंगा कि मुझे पता है एस टी और आर यू के पैरेलल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है आर एस टी, और उसको मैं जोड़ूंगा इस वाले से, इसका एस आर यू, एस आर यू, ये दोनों 180 डिग्री है, क्यों? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर 180 या फिर सप्लीमेंट्री, और आर एस टी की वैल्यू मुझे पता है 130 डिग्री है, प्लस एस आर यू बराबर में 180, 130 को उधर भेजेंगे तो एस आर यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एस आर यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। इतना सा निकाला है। आपके मन में एक सवाल होगा, भैया ये थोड़ा चाहिए हमें, तो ये चाहिए, ये भी निकल जाएगा बेटा। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तीनों ही पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल है। अच्छा अगर ये पैरेलल होगी तो कैसे दिखाई देगी, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, और इसके बीच में ऐसी लाइन, है ना। अच्छा अगर ये एंगल 110 है तो क्या ये एंगल बता सकते हो आप कितना होगा, 110 ही होगा ये भी, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, ये 110 है तो ये भी 110 ही होगा, ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अगर ये 110 है तो ये भी, ये पूरा, ये भी 100, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर लिखेंगे अब ऐसे। हमें पता है कि पी क्यू पैरेलल है आर यू के, पी क्यू पैरेलल है आर यू के, यहां से निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो उस हिसाब से ये जो एंगल है ये 110 वाला, ये क्या नाम है इसका, पी क्यू आर, ये बराबर है किसके,
इस एंगल के, इसका नाम क्या है, क्यू आर यू, 110 डिग्री। क्यों बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, क्या आपको इस फिगर में पूरा भी पता कितना निकाला, 110। आपको पता है इसमें से इतना कितना था, 50। वर्णिका आप बताओ ये कितना होगा, 60। और यही तो चाहिए था, खत्म क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे, क्या चाहिए, क्यू आर एस चाहिए, ठीक है ना। थर्ड स्टेप चाहिए क्यू आर एस, कैसे आएगा, इस पूरे में से, यानी कि क्यू आर यू में से, पूरे में से माइनस करेंगे ये वाला एस आर यू। क्यू आर यू 110 है, एस आर यू 50 डिग्री, 150 गया 60 डिग्री। आंसर इज क्यू आर एस, जो हमें चाहिए। 3 स्टेप में हुआ, पहला स्टेप ये बनाया, कंस्ट्रक्शन बना के तीनों को पैरेलल। फिर दूसरे स्टेप में मैंने आपको ये डायग्राम समझाने की कोशिश करी जहां से एंगल 50 निकाला। फिर तीसरा स्टेप यहां से ये एंगल से मैंने इस पूरे को 110 समझाया, तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप जहां पे हमारा आंसर निकला, ये चौथा स्टेप। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैरेलल साइड नहीं देता, तो वो क्वेश्चन में जरूर गिवन देगा, जैसे कि इसमें दिया। पर कभी कभी ऐसा होता भी है कि साइड्स पैरेलल नहीं होती, तो हम सिर्फ ऐसा शक्ल से देख के नहीं कह सकते पैरेलल है, गिवन जरूर होनी चाहिए। उसने बोला हुआ है पैरेलल है, तो बहुत सारे काम अपने आसान हो गए। एपीक्यू ये अपने को 50 दे रखा है और ये अपने को 127 दे रखा है, एक्स और वाई निकालो। बेटे बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान, 2 मिनट में हो जाएगा, बस समझो। हम ना इसको अलग ड्रॉ करते हैं। एक्स चाहिए, एक्स मतलब ये, अब देखना ध्यान से देखना, एक्स लाइन पे, इस लाइन पे ना, तो पहले इस फिगर को ड्रॉ करो। इस वाली लाइन पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें पता बराबर होता है। क्या हमें पता है ये एंगल क्या है, 50, और हमें ये पूरा एक्स चाहिए। इसका मतलब एक्स का वैल्यू तो 50 हो गया, खत्म काम, ये तो ऐसे ही हो गया। दूसरा चाहिए वाई। वाई कैसे निकलेगा, वाई के लिए ये वाली लाइन से देखो, क्योंकि वाई मान लो बीच में है वैसे तो बिल्कुल, और 2-3 तरीके हैं इसको निकालने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल आसान है समझता हूँ कि वाला एंगल इस लाइन से इस वाले से रिलेट करता हूँ। तो मैं अब एक और लाइन बना रहा हूँ पैरेलल, और इसमें ये वाली लाइन 127, और मुझे पता है ये वाला पूरा एंगल इस लाइन के बेसिस पे, इस वाली लाइन के बेसिस पे, तो इस वाली लाइन के बेसिस पे और ये वाले फ्लोर, देखो इस पे, देखो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपका 127 है, तो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक जितना भी एंगल बन रहा है उस पर फोकस करो। तो इस वाले पॉइंट से ये और इस वाले पॉइंट से ये पूरा 50 भी और वाई भी है ना, क्योंकि बीच में ऐसे कुछ जा रहा है तो हाँ इतना हिस्सा अपने को पता है 50 था और ये हिस्सा वाई था, यानी कि 50 127 के बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर, यहां भी अल्टरनेट, दोनों अल्टरनेट से क्वेश्चन खत्म। तो पहले लिखेंगे ये वाला कि एंगल x बराबर है एंगल 50 के, अल्टरनेट इंटीरियर। आप चाहो ना तो पेपर में ऐसे डायग्राम भी बना के आ जाना, बढ़िया नहीं है, देखो कितना आसान है, टीचर को कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ये तो बनाना, ये भी बना के दिखा देना शॉर्ट, टीचर को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ जी बच्चे ने अच्छे से क्लियर कर रहा है। और फिर इसको अब देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जिसमें मैं फोकस कराना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो 127 और ये फिर यहाँ ये लिख दिया, तो काम बड़ा आसान हो गया, ये तो काम यही खत्म हो गया। और दूसरा काम मैं लिख दूंगा, ये फिगर बनाई, इस फिगर के नीचे लिख दूंगा 50 + y = 127। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 उधर जाएगा, 127 - 50, y = 12 में से 5 गए 7, 77 डिग्री। और भी दूसरा तरीका था, और आप और दूसरा तरीका सोच रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, सब हो सकता था। खत्म क्वेश्चन। बेटा ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, अपना लास्ट क्वेश्चन है इसका। फिगर पहले देख लेते हैं, कुछ नहीं है बेटा, ये शीशा बना रखा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। शीशा होता है ना ऐसे, पीछे से हमें पता है मिरर होता है, तो पीछे से पॉलिश्ड होता है ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके। तो पहले एक लाइट गई, ऐसे रिफ्लेक्शन करी, उसको नाम दिया AB, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी तो, और क्या हुआ ना, यहाँ से फर्दर और रिफ्लेक्शन होगी, C है। और ये जो लाइन है दोनों, वो लाइन तो RS है और लाइन है
पी क्यू, ठीक है। बस अब आपसे क्या कहता है, प्रूव करो ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल लानी है। दिखने में लग तो रही है पर प्रूव करनी है ये चीज, है ना अपने को। और तो देखो इसमें कोई ज्यादा खास चीज है नहीं, बस ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। पता है मिरर में क्या होता है, एक इंसिडेंट और बीच में एक नॉर्मल बना हुआ होता है, और वो जो नॉर्मल होता है ना बेटा, वो सरफेस के साथ 90 डिग्री होता है। सरफेस के साथ नॉर्मल बना हुआ है, वो सरफेस के साथ 90 डिग्री होता है, ठीक है, सरफेस के साथ। यहाँ पे एक लाइन आई ऐसी और फिर ऐसे इसको बाइसेक्ट करके जाएगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, यहाँ लिख लेंगे अपने आप को समझाने के लिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये अपना नॉर्मल है, इस नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे इसके बीच का जो एंगल है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइन उसके बीच का जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात क्या कि परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि अगर ये जो मेरा सरफेस है पी क्यू, उस पर यहाँ मैं एक सरफेस बनाऊंगा ऐसे और यहाँ मैं इस पे एक सरफेस बनाऊंगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे इस पे और ये परपेंडिकुलर होगा इस पे। ए बी सी डी है, पी क्यू आर एस है, ई एफ बना लेते हैं, ई और एफ, ठीक है। और कहता हूं कि ये जो बी है वो परपेंडिकुलर है इस पी क्यू पे। ऐसे ही सेम जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है इस आर एस पे, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कोई दिक्कत। एक और चीज समझाना चाहता हूं, क्वेश्चन में ये तो आपको सरफेस पैरेलल दे रखे हैं जो दिया है ना क्वेश्चन में, सिर्फ समझाने का खेल है इसमें, फिर आराम से कराऊंगा। ये जो पी क्यू है ये और ये जो आर एस है, ये जो अपना पी क्यू है, ये जो अपना आर एस है, ये पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल। इसका मतलब पता है क्या है, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये, इस पे एक मैं 90 डिग्री की लाइन बना रहा हूं ऐसे यहाँ, और फिर दूर से मैं इस पे भी एक लाइन बना रहा हूं 90 डिग्री की ऐसे। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बेटा इन पे जो 90 डिग्री की लाइन बनेगी वो भी तो पैरेलल होगी। जैसे मान लो ये दो हाथ हैं और इस हाथ पे ये एक ऐसे और इस हाथ पे ये ऐसे 90 डिग्री, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों मेरे जो हाथ हैं, और फिर इन पे ये 90 डिग्री के दो वो हैं, मार्कर है, मार्कर। तो जायज बात है मार्कर भी बिल्कुल पैरेलल ही तो होंगे अगर 90 डिग्री है। तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें पता है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ये करूंगा ऐसा क्यों बता रहा हूं, बाद में काम आएगा, समझेंगे। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और ये वाली बात मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, गिवन है ना यहाँ पे, यही लिख लेता हूं कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के और परपेंडिकुलर भी है पी क्यू आर एस पे ये दोनों लाइन। सो जो बीई और सी एफ है ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये बीई और ये सी एफ, ये बीई और ये सी एफ। लेकिन मुझे ये नहीं प्रूव करना। बोलो भैया फिर ये क्यों कराया, ये आगे जाके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कि ये क्यों कराया। अभी फिलहाल मेरी ये बात समझ में आई कि ये दोनों पैरेलल क्यों है, क्योंकि पैरेलल लाइन पे ये दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये दोनों जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक काम छोटा सा हो गया जो आगे जाके काम आएगा। अच्छा हम नाम बना लेते हैं ना, इसको 1 दे देते हैं, इसको 1, इसको 2 है, इसे 3 और इसे 4। तो मैं लिख दूंगा कि नाम, वैसे बेटा नाम से भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे नाम से भी कर सकते हो, बिना नाम के भी। मैं अपने आप को समझाने के लिए लिख देता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। और ऐसे ही एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। किस वजह से, लॉ ऑफ। इसमें कोई समस्या है आप लोगों को? अच्छा मुझे ये बताओ, जो पूरा एंगल है इसका नाम क्या होगा? आप कहोगे भैया ए बी सी, क्योंकि आगे जाके तो भैया ये सी बन रहा है। और इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले का बी सी डी।
इन पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये भी समझना। आप मुझे ये बताओ, इतना स्टेप तक क्लियर है? अच्छा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, इसको मैं थोड़ा अलग से उतार देता हूँ ताकि समझा दूं। ये पैरेलल, आप भी यही करना अलग से समझाने के लिए। ये ऐसे, ये ऐसे, और इस लाइन और इस लाइन को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको हटा दो समझाने के लिए ना, इसको हटा दो। मान लो ये ऐसे बढ़ी जा रही है पूरी, इन लाइन को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। बताओ कि कौन सी लाइन है? बीसी कर रही है कि नहीं कर रही ज्वाइन? तो ये वाला एंगल, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? प्रूफ करा तो यहाँ पे, है ना? प्रूफ करा तो यहाँ पे प्रूफ करा ना। आप समझ लो, देखो, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले के क्या है? बराबर है। ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो यहां मैं इसी चीज को लिखूंगा कि BE पैरेलल है CF के, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2, ये क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन पे एंगल 2 है, ये लाइन है, इस लाइन पे ये एंगल, ये दोनों बराबर है। कोई दिक्कत इस चीज में? इट मीन्स, इसका मतलब मैं अब इसके बाद क्या लिख रहा हूं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 सारे बराबर है। क्या आपको ये बात समझ आ रही? तो बताओ। एंगल 2 तो ऑलरेडी 1 के बराबर था और एंगल 3 ऑलरेडी 4 के बराबर था। अब 2 और 3 भी बराबर है। इसका मतलब तो ये सारी बराबर है, सभी बराबर है। ठीक, अब कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, लेकिन अभी करना क्या है ना, वो मेन चीज है ना? करना क्या है, वो मेन चीज। अच्छा, ये बताओ, ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 1 है। मुझे पता है 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 आपस में बराबर है। ये पूरा एंगल क्या बनेगा? इसका नाम मैंने अभी लिखवाया था आपसे, ABC, है ना? इसका नाम लिखवाया था मैंने आपसे ABC। इस पूरे एंगल का नाम था ABC और इस पूरे एंगल का नाम था BCD। इनमें मैं अलग अलग काम करूंगा। अगर मैं एंगल ABC को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ABC एंगल 1 और एंगल 2 है, और यानी कि ABC जो है, ABC जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ के आ रहा है, और BCD जो है वो एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ के आ रहा है। एंगल 2 की जगह क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूं? क्योंकि 1 और 2 बराबर है, इस 2 की जगह भी 1 ही लिख दिया। और सेम ऐसे ही, अच्छा एक काम करो, 1 की जगह 2 लिख दो, 1 की जगह 2 लिख दो, और यहां 4 की जगह 3 लिख दो, 4 की जगह 3 लिख दो। कोई दिक्कत? 2 और 2 कितनी बार? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। BCD बराबर 3 और 3 कितने टाइम्स ऑफ? 2 टाइम्स ऑफ 3। 3 टाइम्स ऑफ 3 मत लिख देना, 2 टाइम्स ऑफ 3। अब ये जो 2 है, इसको आप इसी के नीचे ले जाओ, तो ये एंगल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है? और इस 3 को आप BCD के नीचे ले जाओ, ये एंगल 3 हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट यू नो कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, यानी कि ये वाला हिस्सा इस वाले के क्या होगा? बराबर होगा। 2 से 2 कट जाएगा, और एंगल ABC एंगल BCD के बराबर आ जाएगा। ये क्या लाएगा? इससे क्या होगा? समझने वाली बात ये है ना? इससे होगा ये बेटा, अब लास्ट वाली फिगर को बहुत अच्छे से समझना, सारे खेल खत्म हो जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं 2 लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं क्या? अगर 2 लाइन पैरेलल होती तो ये एंगल बराबर होते हैं क्या? क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी का उल्टा भी होता है, मतलब अगर एंगल बराबर हुए तो लाइनें पैरेलल होगी। इस फिगर पे आओ, इस फिगर को फिर से बना रहा हूं, यही फिगर है, इसका नाम पढ़ो A B C D। ये एंगल कौन सा है?
इसका नाम क्या है? एंगल क्या है ये? ABC है। ये एंगल क्या है? BC। एंगल बराबर है, एंगल बराबर है इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंगल बराबर है, लाइन पैरेलल है। एंगल बराबर है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन पैरेलल है। तो इसके बाद ये लिखना, अब इसके बाद लिखोगे वो चीज समझ देखो, इसके बाद लिखना सो बाय लाइन बराबर है ना, लाइन AB लाइन पैरेलल है। समझ में आया? क्या क्या स्टेप पे फोकस करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये रूल पता होना चाहिए जिससे हम ये कह सकेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि पैरेलल लाइन के अगर परपेंडिकुलर निकल रही है तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये कि जब वो पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल 2 और 3 अल्टरनेट से बराबर हैं, है ना, अल्टरनेट यहाँ लिख देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर ये अपना कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप। फिर चौथा कि चारों ही एंगल बराबर है। फिर पांचवा जो हमें चाहिए था मेन, मुझे ABC और BCD को बराबर लाना था मेन। तो ABC कैसे लाया? 1+2 और ये 3+4। 1+2 में अब आप ये समझ रहे हो कि मैंने 2 को क्यों रखा, डायरेक्ट लिंक हो गया। वैसे तो 1 से भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ABCD BCD बराबर लाया, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, कर लो इस क्वेश्चन, ठीक है।